भैजोई महाविद्यालय भैजोई के यूट्यूब चैनल पर मैं सैम डी चंद आपका एजुकेशन की क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर की है। इसके अंदर हमारा थर्ड यूनिट चल रही थी और आज हम बात करेंगे नॉन फॉर्मल एजेंसीज़ की एजुकेशन की, ये नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। क्योंकि सबसे पहले हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती क्या है। उसी के आधार पर हम जान पाएंगे कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन की जो एजेंसीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हम जो है शिक्षा के जो स्वरूप हैं, प्रमुख स्वरूप हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की, इनका अध्ययन करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। सबसे पहले हम दोबारा से इसे जानने का प्रयास करेंगे कि अनौपचारिक शिक्षा होती क्या है। इससे पहले की वीडियो में मैंने बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार दोबारा से देखेंगे क्योंकि ये प्रमुख स्वरूप है शिक्षा के। औपचारिक शिक्षा के अंदर आपके विद्यालय, कॉलेज या चर्च या मंदिर जो सिस्टमैटिक वे में एजुकेशन प्रदान करते हैं, फॉर्मल वे में एजुकेशन प्रदान करने वाली जो जितनी भी संस्थाएं हैं वो औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आ जाती हैं। इसमें प्रवेश के कुछ नियम होते हैं, विद्यालय का एक निश्चित समय होता है, शिक्षण सत्र होता है कि एक साल का एक पहली क्लास है, दूसरे अगले एक साल पढ़ के आप दूसरी क्लास में चले जाएंगे। उसके बाद कक्षोन्नति किस प्रकार होगी, आपका प्रमोशन किस प्रकार का, प्रमोट होकर आप कैसे क्लास में जाएंगे, इसके भी नियम हैं। और पाठ्यक्रम भी पहले से निश्चित होता है। तो औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा है जिसके अंदर सब कुछ पहले से निश्चित हो, निश्चित नियमों के तहत पूरी शिक्षा को बांधा गया हो, समेटा गया हो। इसके अंदर शिक्षक होते हैं, उपदेशक, शिक्षक या उपदेशक होते हैं, और दूसरा शिक्षार्थी होते हैं जो आज्ञाकारिता का आदर्श के अनुसार पालन करते हैं। उन्हें जो है शिक्षक का या उपदेशक का कहना मानना पड़ता, आज्ञा का पालन करना पड़ता और उसी के अनुसार वो अपनी शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसलिए ये सामूहिक शिक्षण पद्धति भी कहलाती है। और इसके अंदर इंडिविजुअली बच्चे पर, व्यक्तिगत रूप से बच्चे पर ध्यान नहीं दिया जाता और जो शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में जो अंतःक्रिया होनी चाहिए वो उतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं होती, क्योंकि इसके अंदर समय की बाध्यता होती है, कुछ नियम होते हैं, कुछ व्यवस्थाएं होती हैं जिनका पालन करना होता, जिसकी वजह से सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जाता और जो निर्धन परिवार के बालक हैं वो भी शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं औपचारिक साधनों के द्वारा। अब हम बात करते हैं अनौपचारिक। जैसा कि हम जानते हैं कि शिक्षा अनौपचारिक रूप से जीवन पर्यंत चलती रहती है। हम अपने पर्यावरण से, अपने वातावरण से, अपने परिवार से, अपने समाज से कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। लेकिन इस वाली शिक्षा की एक विशेषता होती है कि इसका कोई निश्चित समय नहीं होता, ना कोई स्थान होता है, ना पाठ्यक्रम होता है, न पढ़ाने वाले को पता होता कि वो पढ़ा रहा, न पढ़ने वाले को पता होता है। सब कुछ संयोगवश हो जाता है, स्वतः हो जाता है, परिस्थिति के अनुसार हो जाता है। तो ऐसी जो शिक्षा होती है आकस्मिक होती है, इसलिए इसे अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। और ये शिक्षा का जो रूप है हमें आम तरीके से देखने को मिलता रहता है। परिवार, समाज से बालक प्रतिदिन कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अब हम बात करेंगे औपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा की, जिसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। ये वो शिक्षा है जिसके अंदर कुछ औपचारिक शिक्षा के गुण होते हैं, कुछ अनौपचारिक शिक्षा के गुण होते हैं। औपचारिक शिक्षा के गुण के रूप में इसके अंदर निश्चित पाठ्यक्रम होता है, निश्चित शिक्षा के उद्देश्य होते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा के रूप में इसके अंदर लचीलापन बहुत ज़्यादा होता है। इसमें समय, स्थान
और सत्र प्रवेश के नियम, इनमें बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। नियम बहुत सरल होते हैं, आसानी से बच्चा प्रवेश ले सकता है, समय का कोई बंधन नहीं होता। मतलब बहुत प्रकार की छूटें बच्चों को दे दी जाती हैं, लेकिन इसके अंदर मूल्यांकन होता है। आपके शिक्षा के उद्देश्य पहले से निर्धारित हैं, पाठ्यक्रम निर्धारित है और मूल्यांकन पद्धति को भी अपनाया जाता है। ये शिक्षा सामाजिक मांग और छात्रों की सुविधा के अनुसार दी जाती है। इस शिक्षा को ग्रहण करते समय बालक जो है, अगर कोई दूसरा कार्य करना चाहे तो कर सकता है, या ऐसे लोग जो किसी न किसी व्यवसाय या काम धंधे में लगे हुए हैं, वो भी इन साधनों के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अब हम इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। औपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा, जैसे कि हम जान चुके हैं कि औपचारिक शिक्षा कि इसके अंदर गुण होते हैं, निश्चित पाठ्यक्रम होता है, मूल्यांकन पद्धति होती है, लेकिन प्रवेश के नियम, समय, आयु वगैरह में बहुत ज़्यादा लचीलापन होता है। ये आधुनिक समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बहुत से लोग निर्धनता के कारण या पारिवारिक या सामाजिक परिस्थितियों के कारण औपचारिक साधनों के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सी शिक्षा ऐसी हैं जिन्हें हम अनौपचारिक शिक्षा के माध्यमों से प्राप्त नहीं कर सकते, उसके लिए हम औपचारिक शिक्षा का ही सहारा लेना पड़ता है। ऐसी स्थिति में जो बालक औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है, तो वो कैसे अपने ज्ञान में वृद्धि करे, अपने ज्ञान का विकास करे, उसके लिए अनौपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था की गई है, क्योंकि इसमें पूर्व निश्चित शिक्षा के उद्देश्यों, पाठ्यक्रमों और मूल्यांकन पद्धति के द्वारा बालक को बिना आयु, प्रवेश और समय सीमा के बंधनों के शिक्षा ग्रहण करने की सहूलियत दी जाती है। इसके अंदर पाठ्यक्रम में कठोरता नहीं होती और इसके अलावा भवन, उपकरण आदि की इतनी ज़्यादा चिंता नहीं करनी पड़ती है। ये बहुत से बंधनों से मुक्त होती है और ऐसे लोग जो कामकाजी हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा सुविधाजनक होती है, उनकी शिक्षा के लिए ये फ़ायदेमंद होती है, सार्थक संबंध दिखाती है। इसका जो लचीलापन है ये इसे बहुत ज़्यादा उपयोगी बना देता है। इस शिक्षा के माध्यम में शिक्षक और शिक्षार्थी का बहुत कमी से ही संपर्क हो पाता, लगभग संपर्क हो ही नहीं पाता, अप्रत्यक्ष रूप से शिक्षा दी जाती है। इसलिए इस शिक्षा में संचार माध्यमों का प्रयोग किया जाता है और शिक्षा जो है बच्चा जो है स्वाभाविक रूप से अपने बाकी क्रियाकलापों के साथ साथ ग्रहण कर पाता है। इसकी मदद से नए ज्ञान कौशलों में वृद्धि कर पाता है और हम संक्षेप रूप में कह सकते हैं कि औपचारिकेतर जो शिक्षा है इसका तात्पर्य संचार माध्यमों के द्वारा जीवन पर्यंत चलने वाली उस शिक्षा प्रणाली या उस शिक्षा व्यवस्था से है जिसमें आयु, समय, स्थान, सत्र, प्रवेश आदि की कठोर बंधनों के बिना अपना व्यवसाय करते हुए अधिगम करता, मतलब जिसे शिक्षा ग्रहण करनी है, जीवन उपयोगी शिक्षा प्राप्त करता रहता है। कोई भी व्यक्ति जब चाहे, जिस उम्र में चाहे, जिस समय में चाहे, बिना सत्र, बिना प्रवेश के कठोर नियमों के आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सकता है। अब हम कुछ परिभाषाएं देखेंगे जिससे इसका अर्थ और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। औपचारिकेतर शिक्षा एक संगठनात्मक व्यवस्थित शैक्षिक गतिविधि है जो स्कूल की औपचारिक व्यवस्था के बाहर विशिष्ट समूह, जनसंख्या, प्रौढ़ बच्चों के लिए विशिष्ट प्रकार की सीखने की परिस्थितियों का प्रावधान करती है। इसके अंदर जैसे औपचारिक शिक्षा व्यवस्था होती है उससे कुछ फ़र्क है, ये इसमें अलग समूह कार्यरत हैं और ये कुछ विशिष्ट जनसंख्या
प्रौढ़ों के लिए, बच्चों के लिए, जो औपचारिक शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए हैं उनके लिए सीखने की परिस्थितियों का प्रावधान करती है। ये कुम्बस एवं अहमद का कथन है। चेस्टरफील्ड एवं रेडिल के अनुसार औपचारिकेतर शिक्षा एक अविमर्शित शिक्षा है जिसको किसी अधिगम स्थिति में प्राप्तकर्ता द्वारा संदेशों के प्रत्यक्ष बोध के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं कि ये नॉन डेलिकेटेड एजुकेशन है और इसके अंदर अधिगम कर्ता जो है या ये ऐसा शिक्षा को प्राप्त करने वाला संदेशों को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करता है। आगे हम कहते हैं वार्ड और डेल्म के अनुसार औपचारिकेतर शिक्षा एक नियोजित अनुदेशनात्मक शिक्षण संबंधी रूपरेखा है जिसमें लचीले वातावरण में मुक्त एवं गुप्त दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं प्रयुक्त होती हैं जिससे नियमित नीति द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। मतलब इसके अंदर पहले से कुछ प्लान्ड इंस्ट्रक्शंस होते हैं, मतलब किस तरीके से सिखाना ये पहले से निश्चित होता है। शिक्षण संबंधी पूरी रूपरेखा पहले से तैयार होती है और लेकिन इसके अंदर लचीलापन होता है, वातावरण से ये मुक्त भी होती है और गुप्त भी होती है। दोनों प्रकार के औपचारिक और अनौपचारिक और औपचारिक दोनों शिक्षा के इसके अंदर गुण पाए जाते हैं और नियमित नीति के द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास इसके द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं कि अनौपचारिक या औपचारिकेतर या निरौपचारिक शिक्षा की विशेषताएं क्या है। एक तो ये सार्वजनिक सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। बहुत से लोग जो अपनी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए या उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उनके लिए ये रास्ता मार्ग खोल देती है और इस प्रकार सार्वजनिक रूप से इंसान सफलता ग्रहण कर सकता है और व्यक्ति और समाज को निरंतर गतिमान रहने हेतु प्रेरित करती है। ये समाज में जो व्यक्ति रह रहे हैं उन्हें निरंतर कुछ ना कुछ सीखने के लिए प्रेरित करती है, उन्हें मौका देती है कि वह किसी भी उम्र में आसानी से अपने ज्ञान में वृद्धि कर सकें, अपने आप को गतिमान बना सकें। इसके अलावा ये शिक्षा खुले विचार, आत्म सुधार, स्वावलंबन हेतु जागरूकता उत्पन्न करती है। इंसान शिक्षा ग्रहण करके अपने अंदर भी सुधार ला सकता है, अपना आप को स्वावलंबी बना सकता है और इसके लिए ये प्रेरित करती है। इसके अलावा समाज के समानांतर होने के साथ साथ परिवर्तनों को प्रभावित करती है। हर उम्र में हर आयु वर्ग के लिए शिक्षा का प्रावधान है जिसकी वजह से हम जो है समाज के समानांतर होने के साथ साथ उसके परिवर्तनों को भी प्रभावित कर सकते हैं। औपचारिकेतर शिक्षा प्रवेश और विकास के प्रतिबंधों से मुक्त होती है। इसकी वजह से बार बार प्रवेश लेने के द्वार खुले रहते हैं। जब चाहे व्यक्ति शिक्षा ले ले, किसी परिस्थिति की वजह से उसे छोड़ना पड़ रहा है तो फिर पुनः उसके अंदर शिक्षा ग्रहण कर सकता है, कोई बंदिश नहीं होती। और इसके अंदर जो पाठ्यक्रम होता है वो लचीला होता है और इसकी वजह से छात्र अपनी परिस्थितियों से तालमेल बनाए रखते हुए इसे प्राप्त कर सकता है, अपनी परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकता है। सबसे ज़्यादा सुविधा ये है कि इंसान अपने कार्य और व्यवसाय में संलग्न रहकर काम करते हुए ये शिक्षा ग्रहण कर सकता है और अपने आप को अपने कौशलों में वृद्धि कर सकता है, अपने जीवन को और समृद्ध बना सकता है। इसके अलावा इसका ये जो शिक्षा है व्यक्ति के स्वभाव, आवश्यकताओं, वातावरण और सामाजिक उद्देश्यों के अनुकूल है, जिसकी वजह से पारस्परिक संबंधों को समझने, संभालने और निभाने की प्रक्रिया इसके अंदर सम्मिलित होती है। अब हम बात करेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा के उद्देश्य क्या है। ये अर्जित अनुभवों को नवीन परिस्थितियों में प्रयोग करना सिखाती है कि जो चीज़ आपने सीखा है उसे आप नवीन परिस्थितियों में उपयोग में ला सकें। समाज में परिवर्तन और उसमें प्रगति लाने वाले अभिकरण के रूप में कार्य करना। अगर कोई व्यक्ति किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया है
और अगर करना चाहता है, या हमारे देश में, जैसे हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और हम चाहते हैं, और अकुशल कारीगरों की भी संख्या बहुत ज़्यादा है, अगर हम उनके अंदर कौशलों का या किसी प्रकार की और तकनीकी ज्ञान उन्हें प्रदान करना चाहते हैं, तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जो साधन हैं उनके द्वारा हमें उन्हें शिक्षा प्रदान करके समाज में परिवर्तन ला सकते हैं, प्रगति कर सकते हैं। ये सारे काम हम कर सकते हैं। इसके अलावा कार्य करके सीखने और कुशलता में वृद्धि की क्षमता उत्पन्न करना, इसके अंदर विद्यार्थियों को ये सुविधा मिलती है कि वह कार्य कर कर के सीखें और इसके माध्यम से वह अपनी कुशलताओं में वृद्धि करने में सक्षम हो जाते हैं। वातावरण और परिस्थिति को समझना और परिवर्तन करने की आवश्यकता का अनुभव करना, जब व्यक्ति देखता है कि वह अपनी वर्तमान परिस्थितियों में अपना विकास नहीं कर पा रहा है, तो इस शिक्षा का लाभ उठाकर वो प्रगति की मार्ग पर आगे बढ़ जाता है। वह अपनी परिस्थितियों को समझ जाता है और उनमें परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ये सब शिक्षा के द्वारा ही संभव हो पाता है। इसके अलावा वैज्ञानिक एवं प्राविधिक ज्ञान विज्ञान के प्रति आस्था का निर्माण करना, उनके कौशलों को अपनाना। विज्ञान में दिन ब दिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होते चले जा रहे हैं। पुराना ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम समय समय पर नई नई तकनीकों के बारे में अपने कारीगरों को और कुशल प्रशिक्षणकर्ताओं को ज्ञान कराते रहें। उसके लिए नॉन फॉर्मल एजुकेशन के ज़रिए, ये निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से उन्हें शिक्षित करने की आवश्यकता रहती है, ताकि वो नए ज्ञान विज्ञान के बारे में जान सकें और उस ज्ञान के प्रति उनके अंदर आस्था भी बनी रहे। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रणाली के माध्यम से राष्ट्र के निर्माण और सर्वांगीण विकास में योग देने की भावना का विकास करना निरौपचारिक शिक्षा के माध्यम से संभव है। और व्यक्तियों में सतत सीखते रहने, स्वयं सीखते रहने और दूसरों को सिखाने की प्रवृत्ति होती है, और इसका लिए शैक्षिक वातावरण पैदा करना निरौपचारिक शिक्षा के द्वारा संभव हो पाता है। अब हम बात करेंगे कि निरौपचारिक शिक्षा के अभिकरण क्या हैं, हम किन किन साधनों के द्वारा निरौपचारिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि औपचारिक शिक्षा तो हम प्राइमरी स्कूलों के, कॉलेज और विश्वविद्यालयों के माध्यम से देते हैं, और अनौपचारिक परिवार, समाज, अपने राज्य के द्वारा हमें ये शिक्षा ग्रहण करते रहते हैं, पत्रिकाओं के द्वारा से और टीवी के द्वारा से, इनके द्वारा भी हमें शिक्षा मिलती रहती है। इसी प्रकार जब हम बात करते हैं औपचारिकेतर शिक्षा की, ये किसके द्वारा मिलेगी, तो इसके लिए सरकार के द्वारा या सामाजिक संस्थाओं के द्वारा जो समाज कल्याण में लगी रहती हैं, उन्होंने कुछ विशिष्ट संस्थाओं का निर्माण किया है, जिनके माध्यम से बहुत से कार्यक्रम चलाए जाते हैं जो शिक्षा प्रदान करने के कार्य करते हैं। जैसे कि नेहरू युवा केंद्र और कल कारखानों के मजदूरों और कृषकों के लिए वेलफेयर सेंटर हैं। इसके अलावा पत्राचार शिक्षा के केंद्र हैं, जैसे कि पत्राचार के द्वारा हम जो है इग्नू के द्वारा शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, राष्ट्रीय टंडन के द्वारा, हर राज्य के अंदर कुछ पत्राचार के द्वारा शिक्षा ग्रहण करने की यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये केंद्र हैं जहाँ पर जाके हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। और कुछ जो है समाज सेवी संस्थाएं हैं, जैसे कि क्लब हैं, समितियां हैं, पुस्तकालय हैं, जो इस महत्वपूर्ण कार्य में लगी हुई हैं। साथ ही साथ कुछ जो है जनसंचार के माध्यमों के द्वारा भी निरौपचारिक शिक्षा दी जाती है, जैसे कि आकाशवाणी के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा हम जो है औपचारिकेतर शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं, उसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। समाज सेवी संगठन औपचारिक शिक्षा के जो केंद्र है संचालित कर रहे हैं, और भारत सरकार ने ऐसे संगठनों को 100% सहायता अनुदान उपलब्ध कराया है, जैसे इग्नू है या राष्ट्रीय टंडन है,
यूपी के अंदर। ये ऐसी संस्थान है, इग्नू सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल ओपन यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा अगर इंटर तक की शिक्षा ग्रहण करनी है तो NIOS है, नेशनल ओपन स्कूल है। इसके अलावा राष्ट्रीय टंडन जो है राज्य स्तर की ओपन यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे आप जो है विभिन्न कोर्सों में एडमिशन लेकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। वर्तमान में देश में 2.53 लाख औपचारिकेतर शिक्षा केंद्रों को मंजूरी दी जा चुकी है और सन 1993 में इस कार्यक्रम को पुनरीक्षित किया गया और 8वीं तक रखने को स्वीकृति दी गई। औपचारिकेतर शिक्षा के केंद्र बड़ी मात्रा में सरकार की सहायता से और सामाजिक संस्थाओं की सहायता से चलाए जा रहे हैं और इनका मेन उद्देश्य साक्षरता को बढ़ावा देना, कौशलों का विकास करना और नवयुवकों को, ये ऐसे लोगों को जो किसी कारणवश शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाए, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करना है। इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है औपचारिकेतर शिक्षा, वह समाप्त होता है। धन्यवाद।